सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उससे रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी राइट्स हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स और उसके बीच में इनकन्सिस्टेंसी पैदा करेगा तो फंडामेंटल राइट्स को ही माना जाएगा, उस लॉ को हटा दिया जाएगा। इसमें लेजिस्लेचर को ये भी कहा जाता है कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में हो, वायलेट कर रहा हो फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 13 ये भी पावर देता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस से पहले जो लॉ थे, अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट है तो उन लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकन्सिस्टेंसी। मतलब जितना पार्ट उसका इनकन्सिस्टेंट है उतने ही पार्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Therefore, it helps review the pre-constitutional law as well as the existing laws, thereby paving the way for judicial review। यानी इस तरीके से जो प्रीवियस लॉज थे और एग्जिस्टिंग लॉज को मेजर करना कि भाई ये सही है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स के लिए, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए रास्ता खोलता है एक तरीके से। देयरफॉर आर्टिकल 13 में ये बताया गया है बेसिकली कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बना हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद बना हो। अगर कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा तो उसको उसकी इनकन्सिस्टेंसी जितनी होगी उस पार्ट को वॉइड कर दिया जाएगा और बाकी पार्ट प्रिवेल करेगा। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ फोर्स में था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अगर उसको देखा जाता है कि वो फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकन्सिस्टेंसी। It is important to mention here that such law becomes void only when so declared by the courts and not before that। जब कोर्ट डिक्लेयर कर देंगे हाँ भाई ये लॉ वॉइड कर दिया जा रहा है, क्यों कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तभी वो वॉइड किया जाएगा। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता बाकी। और एक्ट्स डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्रावेंशन इन परसुएंस ऑफ the existing laws that after the commencement of the constitution becomes inconsistent with the fundamental rights shall not be affected। मतलब जो भी लॉज ऐसे फोर्स में थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो फंडामेंटल राइट्स को आज की तारीख में वायलेट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्ट ऐसा करा गया उन लॉज के अकॉर्डिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस एक्ट को फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये बताता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी जिस डेट से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है उसी डेट से माना जाएगा जो लॉ है। मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिस डेट से कमेंस हुआ उससे पहले भी जितने एक्ट हुए सब उसी के हिसाब से चलेगा, ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आइए एक इम्पोर्टेंट केस तो देख लेते हैं, केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या किया गया, केशव माधव मेनन के खिलाफ अपील फाइल करी गई फॉर एन ऑफेंस दैट वाज पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ द प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। लेकिन इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई इस अपील को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि जो एक्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो गारंटी की गई है उसके खिलाफ है, इनकन्सिस्टेंट है उनसे, तो इसलिए इस एक्ट को वॉइड कहा जा रहा है। और साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इस आर्टिकल जो 13 है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है तो ऐसे लॉज ऐसे एक्ट को वॉइड तो कह सकते हैं लेकिन वॉइड एब इनिशियो नहीं कह सकते फॉर ऑल पर्पसेज। अब आता है हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 जो है वो डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से जितने भी लॉज बने हैं उनके रिगार्डिंग ये लॉ बताता है। ये कहता है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता स्टेट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करता हो या टेक अवे करता हो एक पर्सन की फंडामेंटल राइट, तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते। और अगर ऐसा कुछ लॉ बनता है तो उसे वॉइड माना जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स कॉन्ट्रावेंशन। मतलब जितना पार्ट उसका जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उस पार्ट को वॉइड कर देंगे, बाकी चलता रहेगा। अब आता है हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 3। क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल डिफाइंस द टर्म लॉ एंड लॉज इन फोर्स। ये डिफाइन करता है लॉ क्या है और लॉज इन फोर्स क्या है। इस डेफिनेशन में स्टैट्यूटरी लॉज को भी इंक्लूड किया गया है जो डायरेक्टली लेजिस्लेचर या सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ से बनाया जाता है अपनी डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर यूज़ करके। इन लॉज के अंदर कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज।
और इसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के, अगर वो किसी भी लीगल राइट को अफेक्ट कर रहा है किसी सिटीजन्स की, तो उसे भी इसी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि ऑफिसर्स को गाइड कर सके और एनफोर्सेबल नहीं है, तो उसे लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि कस्टम्स और यूसेज जो होते हैं, जो फोर्स ऑफ लॉ तो है उनके पास, लेकिन उसे लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आता है हमारा आर्टिकल 13 क्लोज 4। इस क्लोज 4 को आर्टिकल 13 के 24th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इसमें कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसमें कहा गया है कि जो अमेंडमेंट करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा वुड नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर दिस सेक्शन। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा एक्ट बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को एक तरीके से वायलेट कर सकता है, इसमें ये कहा गया है, जो कि बहुत ही बड़ा डिबेट का डिस्कशन का पॉइंट है। मतलब इसमें साफ तरीके से कह दिया गया है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 की पावर्स का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाएगी तो आर्टिकल 13 का कोई भी प्रोविज़न उस पर अप्लाई नहीं होगा। आइए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहला शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1951 में, उसको चैलेंज किया था इस ग्राउंड में कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और ये एक वैलिड लॉ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो अमेंडमेंट की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा उसे लॉ के डेफिनेशन में नहीं कवर किया जाता, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दी गई है। और सेम इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में भी दी। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जब केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया विद अ मेजॉरिटी ऑफ 6-5 और कहा गया कि लॉ में इंक्लूड किया जाएगा जो भी अमेंडमेंट्स की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा। और अगर कोई भी अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो उस अमेंडमेंट एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट, जो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जब 13 जजेस की बेंच ने जिसमें जजमेंट दी थी, जो कि सबसे बड़ी बेंच है आज तक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस को ओवररूल करा और कहा जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया है 1971 में, जिसमें इंसर्ट किया गया क्लोज 4 इन आर्टिकल 13 एंड क्लोज 3 इन आर्टिकल 368, उसको वैलिड कहा और मेजॉरिटी से 7:6 की मेजॉरिटी से कहा कि अमेंडमेंट्स को लॉ के डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकती। तो मतलब कोई भी अगर ऐसी अमेंडमेंट आ रही है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है, तो उस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसे माना नहीं जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक ऐसा एक्ट है जिसका कोई भी प्रोविज़न फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है और अगर उस प्रोविज़न को अगर वॉइड डिक्लेयर कर दें तो बाकी बचे हुए एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फिर भी सर्व कर पा रहा है वो एक्ट, तो सिर्फ उस पोर्शन को ही वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे बाकी बचे हुए एक्ट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें जो क्या था कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 में कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अल्ट्रा वायरस थे। अल्ट्रा वायरस मतलब अगेंस्ट मतलब इनकन्सिस्टेंट हो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, लेकिन बाकी रेस्ट जो एक्ट था उसको अलाउ किया गया। इसमें कोर्ट ने कहा गया कि जो डिसीजन है कि भाई कुछ प्रोविजंस को अल्ट्रा वायरस बताने का, ये बाकी बचे हुए एक्ट को अवॉइड नहीं करता, तो बाकी बचा हुआ एक्ट प्रिवेल करेगा, लेकिन सिर्फ वो प्रोविजंस ही प्रिवेल नहीं करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है जो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, तो उसे कम्प्लीटली इनवैलिड नहीं कहा जाएगा, बल्कि फंडामेंटल राइट्स उसको ओवर शेडो कर देती हैं और उसे डोरमेट बना देती हैं, बट नॉट डेड। तो मतलब अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसे डेड नहीं माना जाएगा, यूँ नहीं माना जाएगा वो लॉ खत्म हो चुका है, बस फंडामेंटल राइट्स उसको ओवर शेडो कर देती हैं। लेकिन फ्यूचर में कोई भी ऐसा अमेंडमेंट लाके उस लॉ को सही कर दिया जाए जिससे कि वो जो वायलेशन था फंडामेंटल राइट्स का, इनकन्सिस्टेंसी जो थी उसे ख़त्म कर दिया जाए, तो वो लॉ फिर से ऑपरेटिव बन जाएगा, अलाइव बन जाएगा और वापस से सही हो जाएगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आइए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। सबसे पहला आता है भिकाजी नारायण धाकरास वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस में कोर्ट के सामने ये इशू रखा गया कि अगर कोई भी एक एग्जिस्टिंग लॉ था जो इनकन्सिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन या ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या उसे वैलिड किया जा सकता है अमेंडमेंट ला के या उस इनकन्सिस्टेंसी को हटा के। तो इसमें कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो जो शेडो होता है उसको हटा देती है और इम्पग्न एक्ट को फ्री कर देती है इनकन्सिस्टेंसी से। तो देयरफॉर द लॉ बिकम्स वैलिड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेडिमेंट इज रिमूव्ड। ऐसा ही सबसे इंपॉर्टेंट केस लो एक और है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एम्बिका मिल्स, जिसमें कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है, जो पहले सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे एप्लीकेबल हुआ करता था, लेकिन इस केस लॉ में कहा गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप टू सम एक्सटेंट एप्लीकेबल हो सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है कंक्लूजन। आर्टिकल 13 जो है एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स को और एक रास्ता भी खोलता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, ताकि चेक किया जा सके टाइम टू टाइम जुडिशरी के द्वारा कि स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं फंडामेंटल राइट से। और ये सिर्फ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ही नहीं बल्कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जिस्टिंग लॉज पे भी एक चेक रखता है, ताकि देखा जा सके कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो सही है कि नहीं, उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। और साथ साथ जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस आर्टिकल को इंटरप्रेट करने में और बहुत सारे लोगों की फंडामेंटल राइट्स को बचाने में, और साथ साथ रूल्स ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स लाके लॉज को भी बचाने का बहुत अच्छा काम किया है जुडिशरी ने। तो गाइस इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाकर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।